हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा प्लैनेट में। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाइएगा। देखिए, आज सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ क्या हुआ था। आज रात में भयंकर वर्षा हुई थी और आंधी आई थी। मानसून आने के कारण हमारा इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया, यानी कि हमारे यहाँ नहीं, और हमारा जो जिला है पूरे जिले का इंटरनेट कनेक्शन खत्म है। तो आपकी क्लासेस लाइव ना होकर के रिकॉर्डेड हम ले रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी क्लासेस मिस ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि आपको रिकॉर्ड करके क्लास प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है, तो आपकी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी। सभी साथी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, देखिए हम स्टार्ट करते हैं आपका। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो साथी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट कोर्स आपके लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो जो साथी इंटरेस्टेड है आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। 1500 रुपए इसकी फीस है। अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इनिशियल फीस पर ले लीजिएगा। बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप फोन कॉल मैसेज करते हैं। ठीक है, तो हम आपको इसमें कंप्लीट म्यूजिक का कवर करवाएंगे, प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश भी करवाएंगे। कोशिश हमारी है कि आपको जनरल सब्जेक्ट पूरा का पूरा दिया जाए, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ पीवाईक्यू और आपको स्ट्रेटजी डिस्कशन हम आपको बता देंगे किस प्रकार की चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आपका। तो देखिए फुल सिलेबस मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। सबसे शानदार चीज क्या रहने वाली है आपको इसमें, कि आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, यानी कि आपको टेस्ट सीरीज लेने के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। 1000 प्लस एमसीक्यू आपको टेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। 10 फुल सेट पेपर मिलेंगे जो कि आपके बीपीएससी के पैटर्न पर रहेंगे। 5 आपको बीपीएससी के पीवाई के टेस्ट मिलेंगे। और आपका ये ईएमआरएस, डीट्रिपलएसपी, केवीएस, एनवीएस जितने भी पेपर हुए आपके हुए हैं वो सभी आपको एक जगह एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जो साथी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इतने कम समय में हम किस प्रकार से तैयारी करें, तो आप स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के साथ कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या क्या स्टडी मटेरियल और आपको टेस्ट सीरीज। स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको टेस्ट भी हम आपको दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। फुल प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, प्रिंट करवा करके आप उनको पढ़ सकते हैं। 1000 प्लस प्रिंटेबल एमसीक्यू मिलेंगे। 3 आपकी जो अभी लेटेस्ट में जो पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। 8 चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, 5 पीवाईक्यू के टेस्ट मिल जाएंगे और 3 आपके बीपीएससी के अभी लेटेस्ट में जो पेपर हुए उनके टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, प्लस आपको टेस्ट के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो आप वहां से आइडिया लगाएंगे कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है। मात्र 291 रुपए इसका फीस है। तो जो साथी इंटरेस्टेड है ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब आप अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो आप उसको लेकर के बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए चलिए तो हम बात करेंगे आपका एनसीईआरटी के जो हमारा चल रहा था उसी के बारे में। तो एनसीईआरटी का जीवनी आपका चल रहा था। क्या हम जीवन परिचय पढ़ रहे थे, जीवनियों से क्वेश्चन पढ़ रहे थे। पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही आपको अपलोड कर दिया है, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आपका यह पार्ट सेकंड रहने वाला है, यानी कि आपका क्लास दूसरा। पॉसिबल हो पाएगा तो मैं कोशिश करूंगा इसी में खत्म करने की, अगर नहीं हुआ तो आपका पार्ट थर्ड भी आएगा। तो सभी साथी पार्ट थर्ड को भी देखिएगा। जीवन आपकी जितनी भी एनसीईआरटी में दी है 11th और 12th दोनों को मिला करके, गायन वादन और आपका तबला पखावत सभी को मिला करके जितनी भी जीवनी है उन सभी पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी की जीवन परिचय पढ़ना अति आवश्यक है। आज हम आपके टॉप 30 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी पागलदास का जन्म कब हुआ था। देखिए पागलदास, स्वामी पागलदास का जन्म कब हुआ था। 15 अगस्त 1920 को, 20 अगस्त 1921 को, 15 अगस्त 1919, 15 अगस्त 1922 को। सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका देखिए, 15 अगस्त 1920 को इनका जन्म होता है। कहां पर होता है आपका, देवरिया यूपी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, जो कि बहुत बड़े पखावज के ज्ञाता थे। इनका देखिए वास्तविक नाम क्या है, अगर आपको पता है तो सभी साथी इसका बताइएगा। पागलदास का वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम कमेंट करके बताइएगा कि पागलदास जी का वास्तविक नाम क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, इनका पागलदास नाम किस प्रकार से पड़ा था। यह पखावज को लेकर के इतने मशहूर थे, यानी कि इतने मग्न हो जाते थे जब पखावज बजाते थे, तो इनको लोग बाग कहते थे कि ये पखावज के पीछे पागल हैं। क्या
पखावज के पीछे पागल है, तो इस प्रकार से इनका नाम पागल दास पड़ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम आपका स्वामी पागल दास का वास्तविक नाम था। सभी साथी बताइएगा, पागल दास का वास्तविक नाम क्या था? रामशंकर दास, शिवशंकर दास, रामकृष्ण दास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनका जो वास्तविक नाम था, जो मूल नाम था इनका, वो था आपका रामशंकर दास। क्या था? रामशंकर दास इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम था। इनका पखावज को लेकर के इनका नाम आपका पागल दास पड़ गया था। ठीक है, उन्होंने आपका 13-14 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। 13-14 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। ये अयोध्या में जाकर के, अयोध्या में आपका रहने लगे। अयोध्या में जाकर के उन्होंने वहां पर तबला की भी शिक्षा ली थी। किसकी? तबला की शिक्षा ली थी। तो ये पखावज के साथ साथ तबला वादक भी थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ख्याति इनको प्राप्त होती है वो पखावज के क्षेत्र में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्वामी पागल दास द्वारा लिखित पुस्तक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पागल दास जी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तबला प्रभाकर, तबला कौमुदी, कोई नहीं, या फिर दोनों? सभी साथी बताइएगा। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुझे क्या आपका इन्होंने तबला प्रभाकर भी लिखा है, तबला कौमुदी लिखा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दोनों। जो आपका तबला प्रभाकर है ना, तबला प्रभाकर, यह इन्होंने 2 भागों में लिखा है। कितने भागों में लिखा है? 2 भागों में लिखा है। जो आपका तबला कौमुदी है ना, ये इन्होंने 3 भागों में लिखा है। 3 भागों में लिखा है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। महत्वपूर्ण जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जीवनियों से, और एनसीईआरटी में जो आपको जीवनियां दी हैं, उन सभी के बारे में मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो सभी साथी सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। पागलदास जी को अवध विश्वविद्यालय ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? देखिए पागलदास जी को अवध विश्वविद्यालय ने कौन सी उपाधि आपकी दी थी? सभी प्यारे साथी बताइएगा। मृदंग सम्राट, डीलिट, मृदंग मार्तंड, तबला शास्त्री, या फिर आपका पखावज दास? तो आपका जो अवध विश्वविद्यालय था, अवध विश्वविद्यालय ने इनको डी लिट की उपाधि दी थी। किसकी? डी लिट की उपाधि दी थी। जो आपकी मृदंग सम्राट है, मृदंग मार्तंड है, तबला शास्त्री है, पखावज दास है, ये सभी उपाधि पागल दास को मिली हुई है। तो आपका स्पेशली पूछा जाए तो आपका देखिए डी लिट की उपाधि अवध ने दी थी, लेकिन ये सभी उपाधि इनको मिली है, ये सभी उपाधि इनको मिली है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये सभी उपाधि इनकी आपकी रहने वाली है, इनको आपका मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पागलदास के जीवन पर पंडित रामशंकर दास स्वामी पागलदास नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, क्या रहने वाला आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पागलदास जी के जीवन पर आधारित, उनकी जीवनी पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है, रामशंकर, पंडित रामशंकर दास और स्वामी पागलदास। ये किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है सीमा जोहरी जी ने। किसने? आपका सीमा जोहरी जी ने। ठीक है, सीमा जोहरी जी ने, सीमा जोहरी जी ने लिखी है आपकी 2007 में। कब लिखी थी आपकी? इनके जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी गई थी सीमा जोहरी जी ने 2007 में। चलिए सभी साथी बताइएगा, महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुमार गंधर्व का जन्म कब हुआ था? कुमार गंधर्व का जन्म कब हुआ था? सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो कुमार गंधर्व जी का जन्म कब हुआ था? 1924, 25, 1922, 1926। देखिए इनका जन्म हुआ था आपका 1924। ठीक है, कब हुआ था? 1924, यानी कि आपका 8 अप्रैल 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1924 में उनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका बेलगांव कर्नाटक में। कहां पर हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में इनका जन्म होता है। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, जो कुमार गंधर्व जी है ना, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि कुमार गंधर्व जी का वास्तविक नाम क्या था, यानी कि मूल नाम क्या था? ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो सभी साथी बताएंगे क्या था? शिवपुत्र सिद्धारमैया। क्या था आपका? शिवपुत्र, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिवपुत्र आपका सिद्धारमैया कोमकली।
ठीक है, क्या था? कोमकली। इनका वास्तविक नाम था किसका? कुमार गंधर्व जी का। तो ये आपको अच्छे से इनके बारे में जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। कुमार गंधर्व के गुरु कौन थे? सभी साथी बताएंगे। कुमार गंधर्व के गुरु कौन थे? ओंकार नाथ ठाकुर, अब्दुल करीम खान, बी आर देवधर, इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका? देखिए, कुमार गंधर्व के गुरु थे आपके बी आर देवधर, यानी कि विनायक राव पटवर्धन। कौन थे आपके? बी आर देवधर, विनायक राव पटवर्धन। ठीक है, सभी साथी बताएंगे। ठीक है, चलिए चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल, अगर आपसे पूछा जाए इनके पिताजी कौन थे, आपका कुमार गंधर्व के पिताजी कौन थे, तो कौन थे आपके? सिद्धाराम स्वामी। सभी साथी बताएंगे। सिद्धाराम स्वामी पूछा जा सकता है। सिद्धाराम स्वामी इनके पिताजी थे। चलिए नेक्स्ट, कुमार गंधर्व द्वारा रचित राग है। कुमार गंधर्व द्वारा रचित राग कौन सा है? गांधी मल्हार, मालवती, शैली तोड़ी, बीड़ भैरव। सभी साथ बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। शिवपुत्र सिद्धारमैया के द्वारा कौन सा राग यहाँ पर रचा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ये सभी, यानी कि इन्होंने गांधी मल्हार, मालवती, शैली तोड़ी, बीड़ भैरव, ये सभी राग इन्होंने रचे हैं। क्या ये सभी राग रचे हैं? इसके अलावा और भी आपके राग हैं क्या? बिल्कुल, देखिए आपका लगन गंधार, इनके अलावा और भी राग हैं आपकी। लगन गंधार आपका बनेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका लगन गंधार। इसके अलावा आपका और क्या क्या बनेगा? तो सभी साथी का यहाँ पर बताइएगा। चलिए, महत्वपूर्ण आपका संजारी निदयारी, क्या बनेगा आपका? संजारी। नंबर 3 आपका निदयारी। तो ये भी इनके महत्वपूर्ण राग थे जो कि इन्होंने बनाए थे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आपका। कुमार गंधर्व द्वारा लिखित पुस्तक है। कुमार गंधर्व द्वारा कौन सी पुस्तक इनमें से लिखी गई है? अनूप राग विलास, क्या आपका? अनूप राग विलास, अनूप लहरी, अनूप शास्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। इनकी महत्वपूर्ण बुक कौन सी इन्होंने लिखी है? चलिए, तो कौन सी इनकी बुक थी आपकी? अनूप राग विलास। क्या था? अनूप राग विलास, क्योंकि इन्होंने राग के बारे में बहुत अधिक रिसर्च किया था, बहुत अधिक रागों के बारे में इन्होंने। बिल्कुल, चलिए इनका क्या है? अनूप राग विलास। देखिए, यहाँ से आपका जो मीराबाई थी ना, मीराबाई थी, कबीर थे, तुलसीदास जी थे, तो इनकी जो पदावलियां थी, इनकी जो पदावलियां थी ना, पदावलियां, इनकी पदावलियों को इन्होंने राग में पिरो कर गाया था। राग में पिरो कर गाया था। ये भी बहुत बड़ी कृति है। ये जो कबीरदास जी थे, मीराबाई थी और तुलसीदास जी थे, इनकी पदावलियों को रागों में पिरो करके इन्होंने गाया था। देखिए, ये इनका कहना था, इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि मैं हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ नया सीख करके कुछ नया रचने की कोशिश करता हूँ, ये इनका कहना था। ठीक है, चलिए, कुमार गंधर्व की मृत्यु कब हुई थी? सभी साथी बताएंगे। कुमार गंधर्व की मृत्यु कब हुई थी? 1992, 1994, 1995, या इनमें से कोई नहीं। तो कुमार गंधर्व की मृत्यु कब हुई थी? सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। 1992 में। कब हुई थी? 1992 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगर हम आगे आपका बात करें, देखिए 12 जनवरी 1992 में कब हुई थी आपकी? 12 जनवरी 1992 में इनका मृत्यु होता है। कहां पर होता है आपका? मध्य प्रदेश में। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। देखिए, जो कुमार गंधर्व जी थे ना, इनकी दो शादियां हुई थी। इनकी दो शादी हुई थी, यानी कि इनकी दो बीवी थी। पहली बीवी जो पहली शादी हुई थी इनकी हुई थी 1941 के आसपास। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कब हुई थी आपका? 1941 नहीं, सॉरी, 1946 में हुई थी। और जो दूसरी शादी हुई थी वो हुई थी इनकी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। तो देखिए, उनकी जो पहली बीवी थी वो कौन थी आपकी? भानुमति थी। कौन थी आपकी? भानुमति। और दूसरी थी आपकी कौन थी?
और दूसरी थी आपकी वसुंधरा। वसुंधरा यानी कि दो शादी हुई थी। पहली बीवी से दो पुत्र थे। कौन थे आपके? दो पुत्र थे। दूसरी बीवी थे, एक पुत्री थी। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय था कुमार गंधर्व जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दीपावली के दिन आतिशबाजी जलाते समय किन की आंखें चली गई थी? सभी साथी बताइएगा। दीपावली के दिन आतिशबाजी करते समय यानी कि फटाके फोड़ते समय किन की आंखें चली गई थी, यानी उनकी आंखें फूट गई थी, उसके बाद वो अंधे हो गए थे। तो वो कौन थी? सभी को पता है आपका, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की आंखें खराब हो गई थी और यहीं से फिर उन्होंने संगीत को सीखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो देख नहीं पाते थे। तो उन्होंने संगीत की साधना स्टार्ट कर दी। और आप देख सकते हैं हमेशा कहावत होती है कि कुछ ना कुछ जो होता है, कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वो सब कुछ भले के लिए होता है। तो जो भले के लिए होता है, तो आपका देखिए किसी ने सोचा होगा कि इनकी आंखें फूट गई तो इनके साथ क्या भला होगा। इनकी आंखें फूटी, इन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा, इन्होंने सोचा आंखें फूट गई तो हम क्या करें, अब संगीत की तरफ जाते हैं। संगीत की तरफ गए। आज देखिए संगीत में लगभग सबसे बड़ा नाम आपका पलुस्कर जी का आता है, तो बहुत बड़ी करती है। चलिए सभी साथी बताएंगे इनका जन्म कब हुआ था। पलुस्कर जी का जन्म कब हुआ था, एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, सर्वप्रथम संगीत को स्कूली शिक्षा में कौन लाया था? तो देखिए आपका संगीत पहले बिल्कुल हीन भावना से देखा जाता था। संगीत को इतना सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन जो हमारे महान विद्वान हुए जिन्होंने संगीत को बढ़ाया और संगीत को आज उस लेवल तक लेकर के गए कि उसको हर एक संगीतज्ञ को आज सम्मान की दृष्टि देखा जाता है। तो पलुस्कर जी उनमें से एक थे। उन्होंने संगीत को आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने स्कूली शिक्षा सर्वप्रथम यानी कि स्टार्ट की थी। किसने की थी? पलुस्कर जी ने। ठीक है, किसने की थी? आपका पलुस्कर जी ने सर्वप्रथम संगीत की शिक्षा स्टार्ट की थी। सभी साथी बताएंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट। पलुस्कर की निम्न में से पुस्तक नहीं है। सभी साथी बताएंगे इनकी निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है। नादी शिक्षा सटीक, अंकित अलंकार, टप्पा गायन, राग प्रवेश। तो पलुस्कर जी की इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो मैं आपको बताऊं, ये सभी की सभी पुस्तकें आपका किसकी हैं? पलुस्कर जी की। ये सभी यानी कि आपका नादी शिक्षा सटीक भी है, अंकित अलंकार भी है, टप्पा गायन भी है, राग प्रवेश भी है, महिला संगीत भी आता है आपका, महिला संगीत भी, और तमाम सारी पुस्तकें जो कि आपको पता है। लगभग इनके बारे में आपको पता नहीं रहता है, तो ये आपको मैंने बता दिया। अगर देखिए हम थोड़ा सा और इनके बारे में बात करें तो इनके गुरु कौन थे? बालकृष्ण, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। इचल करंजीकर थे। कौन थे? बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। अगर इनका घराना की अपन बात करते हैं तो इनका घराना कौन सा था? तो ये ग्वालियर घराने से थे। सभी साथी बताएंगे कहाँ थे? ग्वालियर ग्वालियर घराने से थे। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पलुस्कर जी के शिष्य हैं। सभी प्यारे साथी बताइएगा। नारायण राव व्यास, बी एन पटवर्धन, बी आर देवधर, बी ए कलास्कर, ये सभी। तो आपको बताना है कि आपके पलुस्कर जी के शिष्य कौन है। सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको। क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनेगा? चलिए, क्या बनेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपका क्या है? ये सभी इनके इनके क्या है? ये सभी इनके शिष्य हैं। आपको देखिए इनके पिताजी से क्वेश्चन बन सकता है, इनकी माताजी से क्वेश्चन बन सकता है। तो सभी साथी बताएंगे पलुस्कर जी के पिताजी कौन थे और इनकी माताजी कौन थी। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइएगा कि इनके माता पिता कौन थे। चलिए नेक्स्ट, विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन थे? विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन थे? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि पलुस्कर जी आपका बी आर देवधर यानी कि बी आर पटवर्धन के गुरु थे पलुस्कर जी। कौन थे आपके? पलुस्कर जी। ठीक है, चलिए। राग विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी साथी बताएंगे। सभी साथी एक बार बताएंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए, राग विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? बी आर पटवर्धन, केशव राव पटवर्धन, पलुस्कर, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनेगा।
तो किसने लिखी है? आपका बी आर पटवर्धन ने लिखा है। राग विज्ञान जो पुस्तक थी आपकी, यह 7 भागों में थी। कितने भागों में थी? तो 7 भागों में आपकी यह पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? आपकी बी आर पटवर्धन ने। ठीक है, चलिए एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना अपने सभी यार दोस्तों के साथ। बिनाकराव पटवर्धन को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण इनको कब मिला था? सभी साथी कमेंट करके बताना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलिए, इनको पद्म भूषण कब मिला था? देखिए, इनको पद्म भूषण मिला था आपका 1872 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप कब मिला था? तो 1865 में, सॉरी आपका 1965 में। यहाँ पर आपका 1872 नहीं होगा, अब 1972 होगा। क्या 1972 होगा? 1965 में इनको क्या मिलता है? इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा। 1972 होगा और आपका 1965 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप इनको मिला था। ठीक है, चलिए बी आर पटवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? सभी प्यारे साथी बताइएगा। 1972, 1965, 1976, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए तो इनको इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1975 में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1975 में, यानी कि आपका 23 अगस्त 1975 पुणे में इनकी मृत्यु होती है। कहां पर होती है? पुणे में इनकी मृत्यु हुई थी। आपकी बी आर पटवर्धन की मृत्यु 1975 में आपकी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बड़े गुलाम अली के पिताजी का नाम क्या था? सभी साथी बताएंगे। बड़े गुलाम अली के पिताजी का नाम क्या था? काले खां, अली बख्श, बरकत अली, कोई नहीं। क्या था इनका? सभी प्यारे साथी एक बार बताइएगा। चलिए देखिए, बड़े गुलाम अली के जो पिताजी थे कौन थे? आपके अली बख्श थे। सभी को पता है अली बख्श थे। इनका जन्म आपका 2 अप्रैल कब हुआ था? 2 अप्रैल 2 अप्रैल आपका 1902 में हुआ था। 1902 में हुआ था। कहां पर हुआ था? आपका कैसूर, लाहौर में। कैसूर लाहौर, आपका कैसूर लाहौर पंजाब में हुआ था। लाहौर पंजाब में हुआ था, जो कि आज के समय पर आपका कहां पर है? पाकिस्तान में है। वहां पर आपका जन्म होता है किसका? बड़े गुलाम अली खान। चलिए नेक्स्ट, बड़े गुलाम अली की मृत्यु कब हुई थी? 1968, 1967, 1966, 1962। सभी साथी बताना, बड़े गुलाम अली की मृत्यु कब हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 1968 में। कब हुई थी आपकी? 1968 में, यानी कि 25 अप्रैल 1968 में इनकी मृत्यु होती है। हैदराबाद में। कहां पर होती है आपका? हैदराबाद में हुई थी। यानी कि ये लकवा ग्रसित हो गए थे, इनको लकवा लग गया था। लकवा के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, लकवा इनको एक बार और लगा था, लेकिन आपका जब 1968 में मृत्यु हुई थी तब भी आपका लकवा के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इनको 1962 में और 1962 में, यानी कि 1962 दोनों में आपको इनको क्या मिला था? तो इनको संगीत नाटक अकादमी मिला था, पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी मिला था। संगीत नाटक अकादमी इनको 1962 में मिला था। और आपका पद्म भूषण भी इनको आपका 1962 में मिला था। तो इनको ये 2 महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं। क्या? 2 महत्वपूर्ण अवार्ड मिले थे। सभी प्यारे साथी बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केसरबाई केरकर कौन थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंस्टा लगा लीजिएगा। केसरबाई केरकर कौन थी? द्रौपद गायिका थी, ख्याल गायिका थी, धमार गायिका थी, कोई नहीं। सभी साथी बताइएगा कि केसरबाई केरकर आपकी क्या गाती बजाती थी। सभी साथी बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, एक बार कमेंट करके बताइएगा। चीजें क्लियर है। चलिए, तो आपका क्या, जो केसरबाई केरकर थी ये ख्याल गायिका थी। इनका जन्म कब हुआ था? सभी कमेंट करके बताना। इनके जन्म को लेकर के आपको जानकारी है तो सभी बताना। 13 जुलाई 1892, 13
जुलाई 1892 में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है आपका? केसी प्रांत गोवा में। केसी प्रांत गोवा में इनका जन्म होता है। ठीक है, केरकर का, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, केसरबाई केरकर किस घराने से थे? केसरबाई केरकर किस घराने से थी? ग्वालियर, किराना, जयपुर या पटियाला? तो महत्वपूर्ण है, आपको ये पता होना चाहिए केसरबाई केरकर किस घराने से थी। तो ये आपका किस घराने से थी? तो आपका जयपुर अतरौली घराने से थी। किससे? जयपुर अतरौली घराने से थी। जयपुर अतरौली घराने की विशेषता क्या है आपका? जटिल रागों का प्रयोग। क्या विशेषता है? जटिल रागों का प्रयोग करना आपका, बिल्कुल जटिल रागों का प्रयोग। ठीक है, जिनकी विशेषता है। तो केसरबाई केरकर ने आपके बहुत सारे रागों को यहाँ पर किया था। देखिए, कानड़ा, सारंग, जो कि आपके जटिल राग होते हैं ना, उनमें निपुणता इन्होंने हासिल की थी, जो कि कानड़ सारंग था। दूसरा आपका क्या था? हिंडोल हिंडोल बार था। इंडोल बार था। तीसरा आपका क्या था? जोन बार था। तो ये कुछ ऐसे राग थे जिसमें केसरबाई केरकर ने निपुणता हासिल की थी, जयपुर अतरौली घराने में रह करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केसरबाई केरकर का उपनाम क्या है? सभी प्यारे साथी बताएंगे, केसरबाई केरकर का उपनाम क्या है आपका? देखिए, सुरश्री, इनको क्या बोला जाता था? तो सुरश्री इनका उपनाम था। सुरश्री इनका उपनाम किस प्रकार से पड़ा था? तो 1978 में क्या हुआ था आपका? 1978 में, चलिए 1978 में कोलकाता में आपका एक, 1978 में कोलकाता कोलकाता संगीत ने, कोलकाता संगीत एक समिति थी, संगीत प्रवीण समिति थी। संगीत प्रवीण समिति ने इनको सुरश्री की उपाधि दी थी। क्या दी? सुरश्री की उपाधि दी थी, तभी से उनका नाम सुरश्री पड़ गया था, उपाधि दी थी। जो आपका कोलकाता एक संगीत प्रणाली थी, संगीत समिति थी आप कह सकते हैं, 1978 में उन्होंने आप इनको सुरश्री की उपाधि दी थी, तभी से केसरबाई केरकर का नाम सुरश्री पड़ गया था, यानी कि सुरश्री केसरबाई केरकर इनको कहा जाने लगा था। ठीक है, चलिए, केसरबाई केरकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुंबई, गोवा, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। सभी साथी बताएंगे केसरबाई केरकर की मृत्यु कहाँ हुई थी और कब हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका बनेगा। ठीक है, कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी मुंबई में। मुंबई में हुई थी। कब हुई थी आपकी? 16 सितंबर 1970 में। ठीक है, मुंबई में इनकी मृत्यु होती है। चलिए नेक्स्ट, श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था? देखिए, आपका श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम या फिर आपका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, इन दोनों का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था? भाग प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ दोनों का? देखिए, इन दोनों का प्रथम भाग आपका 1909 में प्रकाशित हुआ था। श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम और आपका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दोनों का जो प्रथम भाग है 1909 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भातखंडे जी का जन्म कब हुआ था? 1972, 1960, 1936, 1931? सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा, सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा, महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो देखिए, भातखंडे जी का जन्म कब होता है आपका? तो भातखंडे जी का जन्म होता है आपका 1960 में। कब होता है आपका? 1960 में। 1960 में इनका जन्म होता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे 1972 में किसका जन्म होता है? तो आपका पलुस्कर जी का। किसका होता है? पलुस्कर जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैरिस म्यूजिक कॉलेज कहां पर खोली गई थी? तो आपका मैरिस म्यूजिक कॉलेज आपका जो था, यह सर मैरिस विलियम के द्वारा खोला गया था। कहां पर खोला गया था? तो आपका लखनऊ में खोला गया था। आपका लखनऊ में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1926 में। 1926 में आपका लखनऊ में खोला गया था। अगर हम आज की बात करते हैं, वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? आज इसका नाम है भातखंडे संगीत शास्त्र, भातखंडे संगीत महाविद्यालय। ठीक है,
भातखंडी संगीत महाविद्यालय के नाम से आज इसको जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर है लखनऊ। चलिए नेक्स्ट, डागर बंधु किस गायकी के लिए फेमस थे? सभी प्यारे साथी बताइएगा। देखिए आज जो इंटरनेट की सुविधा ना होने के कारण आपकी क्लास लाइव रखी है, तो आपको लग रहा होगा कि हम कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, बट आप कमेंट कीजिएगा जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपको डाउट हो, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको देख लेंगे। चलिए, डागर बंधु किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपको पता है डागर बंधु बहुत ज्यादा फेमस थे द्रौपद के लिए। किसके लिए? द्रौपद के लिए फेमस थे। महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर रहने वाला है। चलिए, डागर बंधु मोइनुद्दीन और अमीनुद्दीन का जन्म कब हुआ था? देखिए आपके जो डागर बंधु थे ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, डागर बंधु कौन थे? तो डागर बंधु दो भाई थे, दोनों भाई थे। एक था आपका मोइनुद्दीन, क्या था आपका? मोइनुद्दीन। और दूसरा था आपका अमीनुद्दीन, अमीनुद्दीन, ठीक है। तो क्या था आपका? दोनों भाई थे मोइनुद्दीन और अमीनुद्दीन, जो कि द्रौपद के लिए फेमस थे, द्रौपद गाते थे। इनका जन्म आपका 1921 में हुआ था, 1923 में हुआ था। यानी कि आपका जो मोइनुद्दीन थे वो बड़े थे, 1921 में हुआ था। जो आपका अमीनुद्दीन थे ये छोटे थे, 1923 में इनका जन्म हुआ था। तो द्रौपद के लिए फेमस थे। द्रौपद के लिए इतने फेमस थे, द्रौपद से इनको इतना लगाव था कि ये द्रौपदी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए उतारू हो जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डागर बंधु ने द्रौपदी की शिक्षा के लिए गुरुकुल आश्रम कहां पर खोला था? सभी प्यारे साथी बताएंगे। डागर बंधु ने द्रौपदी की शिक्षा के लिए गुरुकुल कहां पर खोला था? कलकत्ता, मुंबई, पुणे, बड़ौदा, कहां पर खोला था? सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, कहां पर खोला था? तो उन्होंने आपका कोलकाता में खोला था। द्रौपदी के लिए आपका कोलकाता में खोला गया था। देखिए ये इतने इनमें घनिष्ठ प्रेम था दोनों भाइयों में, बहुत अधिक इनमें प्रेम होने के कारण एक मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो दोनों भाई थे ना डागर बंधु दोनों भाई थे। इनमें इतना प्रेम था कि एक भाई ने शादी की, एक भाई ने शादी की, तो दूसरे भाई ने शादी नहीं की। जो आपके अमीनुद्दीन थे ना, वो जो छोटे वाले, उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने ये कह करके शादी करने से इनकार कर दिया कि मैं शादी अगर कर लूंगा तो मेरा भैया और मेरी भाभी से मेरा प्रेम कम हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का इनमें मतलब प्रेम रहा होगा, किस लेवल की इनका याराना रहा होगा कि एक भाई ने अपने पूरे जीवन शादी करने से इनकार कर दिया और आजीवन कुंवारे रहे थे। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का इनमें प्रेम रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, यह द्रौपदी के लिए बहुत बड़े ज्ञाता बने थे। द्रौपदी को उन्होंने बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हम आपको ये सारी की सारी चीजें लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से रिकॉर्डेड क्लास थी, तो आपकी क्लास थोड़ी सी हमने जल्दी खत्म कर दी, क्योंकि चीजें आपको जल्दी मिले तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। मैं आपको एक बार बता दूं, जो हमारे प्यारे साथी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना, क्या हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने क्या किया है, तैयारी 4.0 का बैच लॉन्च कर दिया है। सभी साथी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन, यानी कि आप कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है। जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट म्यूजिक का सिलेबस मिलेगा। म्यूजिक में आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी, कोई बुक खरीदने की या एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना करा दूंगा कि आपका पेपर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको हर एक लेक्चर का नोट्स मिलेगा, यानी कि प्रिंटेबल नोट्स हम आपको देंगे, जिससे क्या है आप प्रिंट करवा करके चीजों को बाद में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हम आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट चीजें लेकर के आ रहे हैं। 1000 MCQ, महत्वपूर्ण MCQ, जो कि आपका 0 लेवल से हाई लेवल के रहेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप उनको पढ़ करके आप यहाँ से बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। 10 आपको सेट मिलेगी BPSC के पैटर्न पर, यानी कि जो टेस्ट सीरीज आपको एक्स्ट्रा नहीं लेनी है ना, यहाँ पर हम आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। आपको PYQ के टेस्ट, यानी कि जो आपके BPSC के जो पेपर हुए ना,
उनके टेस्ट हम आपको टेस्ट के फॉर्म में उनको दे देंगे, जिससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे। ठीक है, 5 आपको PYQ मिलेंगे, जो कि आपका ये हमारा DSSS KBS के रहेंगे, और आपका NBS का भी इसमें हम पेपर आपको दिलवाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, हर तरीके से आप सक्षम होंगे, सब कुछ आपको एक जगह एक साथ मिल जाएगा। तो सभी साथी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 रुपए इसकी फीस है, अभी आपके लिए कुछ समय के लिए डिस्काउंट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका हमारा यहाँ पर सफर रहने वाला है। जो साथी TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो TRE 3 के लिए भी आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें हम आपके लिए क्या करने वाले हैं कि जो स्टडी मटेरियल है उसका प्रिंटेबल नोट्स दे रहे हैं, पूरा सिलेबस का। आपका TRE फर्स्ट और TRE सेकंड में जहां जहां से क्वेश्चन बने थे वो भी आपको यहाँ पर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। इसमें भी हमने आपके लिए क्या किया है कि 1000 जो प्रिंटेबल MCQ है ना, वो भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी साथी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज आपको जो अभी तक BPSC के जो पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लस में आपके लिए उनका टेस्ट भी मिल जाएगा। तो हमने उसको भी टेस्ट के फॉर्म में रखा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 8 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, 5 PYQ टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि आपका DSSS EMRS KBS NBS का जो लेटेस्ट में पेपर हुए हैं उनके मिल जाएंगे। और आपको BPSC के, मैंने आपको बताया था, BPSC के तीनों टेस्ट, आपको तीनों जो पेपर हुए हैं वो आपको टेस्ट के फॉर्म में, प्लस आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कोर्सेज हैं। और एक हमने आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच भी लॉन्च किया है, ब्रह्मास्त्र। इसमें हम क्या करने वाले हैं, आपको ये अलग अलग बैच ना लेकर के सिर्फ आप एक ब्रह्मास्त्र बैच लीजिएगा। उसमें आपके लिए EMRS KBS NBS UPTGT LD ग्रेड BPSC जितने भी हमारे कोर्स रहेंगे ना, वो आपको यहाँ पर सेपरेट मिल जाएंगे। तो इसकी फीस मात्र 2500 रुपए है। आप अगर ज्यादा पे ना करना चाहते हो, यानी कि अगर आप सभी को अलग अलग लेने जाएंगे, तो आपका लगभग 5000 रुपए बैठेगा। कितना? 5000 रुपए रहेगा। अगर आप इन सभी को एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो ब्रह्मास्त्र बैच लीजिएगा, आपको सारी की सारी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे एप्लीकेशन पर कोर्सेज चल रहे हैं। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नंबर भी आपको यहाँ पर चल रहा होगा, तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना रखते हैं, कल मिलेंगे 4 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।